सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा मॉडल पेपर 3, जो कि सेकंड पेपर आपके विषय हिंदी का होता है, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 अंकों का ही होता है। इससे पहले हमने पाठ्यक्रम को भी जाना, यानी इसको एलसीटी कहा जाता है, भाषा योग्यता परीक्षा। तो भाषा योग्यता परीक्षा में 40 जो प्रश्न आते हैं, इनके संबंध में आगे भी पहले हम चर्चा कर चुके हैं, और भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कि इसके 3 पेपर होंगे, जिसमें पहला पेपर मेंटल एबिलिटी का होगा, दूसरा पेपर आपके लैंग्वेज का होगा, तीसरा पेपर जो है जिसको सेट यानी शैक्षिक योग्यता टेस्ट जो होगा, तो उसमें आप आपके जैसे साइंस के लिए, आर्ट्स के लिए, कॉमर्स के लिए अलग अलग है। इनमें से कुछ विषय है वो आपके मिलते जुलते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है तो सभी के मिलती जुलती है, यानी सेम ही है। और ये हिंदी जो विषय है ये 10वीं और 12वीं, चाहे वो साइंस का है, चाहे आर्ट्स का है, चाहे कॉमर्स का है, चाहे वो कक्षा 10 का है, तो तीनों का ये जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सेम होने हैं। पेपर नंबर 3 में थोड़ा डिफरेंस रहेगा। पेपर नंबर 3 है वो 10वीं कक्षा के अलग आएगा, 12th क्लास के अलग आएगा। तो 12th क्लास के पेपर तो अपलोड हो रहे हैं, 12th क्लास के पेपर्स तो अपलोड हो रहे हैं। वैसे 10वीं कक्षा के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण पेपर है, 12वीं कक्षा के भी लिए है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी है। तो ये जो हिंदी का पेपर है वो सभी के लिए है, यानी चाहे आप किसी भी, चाहे 10वीं कक्षा का है, चाहे 12वीं कक्षा का है, 12वीं कक्षा में चाहे आर्ट्स का है, कॉमर्स का है, साइंस का है, सभी के लिए ये हिंदी का पेपर आपके होना है। और इस पेपर में आपके 40 अंकों का होगा, और 40 अंकों में लगभग 20 टॉपिक है। इसके बारे में भी पहले मैंने आपको बता चुका हूं मैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक आएंगे, और आपके मैंने ग्रुप्स भी बना दिए हैं, जिस ग्रुप्स में आप पढ़ रहे हैं। और बहुत सारे विद्यार्थी तो ग्रुप्स में पढ़ते हैं, ग्रुप्स में उनका जो जवाब भी आते हैं, प्रश्नों के जवाब भी देते हैं, कोई शंका समाधान होता है वो भी देते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से ग्रुप में ऐड होना है। अपना नाम जरूर लिखें, ताकि मैं आपको वो या गर्ल किस में ऐड कर सकूं। आपकी क्लास जरूर लिखें कि जैसे 10th के हैं, 12th के हैं, 11th के हैं, कोई भी कक्षा के हैं, तो आप अवश्य ही लिखें। और चलिए चलते हैं आज का जो पेपर है उसकी तरफ। इसमें हमने प्रश्न तो 40 अपलोड किए, लेकिन 40 के साथ साथ आपको समझाने बुझाने से लगभग यानी 100 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से संधि स्वर कौन से हैं? जैसे ए ई उ ऊ, ए ऐ ओ औ, उ ए ऐ, अंग ए। अब इनमें से संधि स्वर कौन से हैं? और संधि स्वर होते हैं ये ए ऐ ओ औ। जैसे ये तो होते ही नहीं है, और ऊ इसमें ए ऐ तो होते हैं, लेकिन ये ऊ नहीं होते। तो ए ऐ ओ औ ये संधि स्वर होते हैं, यानी दो स्वरों के मेल से बनते हैं, तो ये संधि स्वर है। इसमें जैसे ऊ आ जाता है तो क्या हुआ, लेकिन ए ई नहीं आता, तो ए ऐ ओ औ ये संधि स्वर है। और संधि स्वरों की संख्या आपके कितनी है? 4 ही है। कितनी है? 4 हैं। जैसे अब आगे पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वरों की संख्या होती है आपके 7। कितनी होती है? 7 संयुक्त स्वरों की होती है। टोटल स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। 11 में से संयुक्त स्वर के अलावा जो सिंगल स्वर हो गए वो कितने हो गए? 4 हो गए। और वो कौन से हो गए? ए, ई, उ और री। ये हो गए आपके एकल स्वर हो गए। ये संयुक्त स्वर होते हैं, 7 होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन से हैं? यहाँ पर अग्र स्वर लिखा हुआ है। ये अग्र स्वर कौन से हैं जो आगे बोले जाते हैं, आगे से बोले जाते हैं? और वो अग्र स्वर है आपके उ ए ऐ, ये 4 ही है। अग्र स्वर कितने हैं? 4 अग्र स्वर हैं आपके। और अग्र स्वर है वो अगले भाग से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अग्र स्वर कहा जाता है। और मध्य स्वर जो है वो ए है, एक ही है। ये मध्य स्वर है। कौन सा है? मध्य स्वर है। अगला प्रश्न देखिए। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जिन नंबरों पे आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है वो है 9610208295।
इन नंबरों पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, इस पर आप ऐड हो सकते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं? स्पर्शी व्यंजन कौन से हैं जो स्पर्शी व्यंजन है? जैसे का ख ग घ प फ ब भ त थ द ध, उपयुक्त सभी कौन से हैं जो स्पर्शी व्यंजन है? और स्पर्शी व्यंजन ये सारे ही हैं। कितने हैं? तो इसमें 4 नंबर होगा। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कितनी होती है? 25 स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है। तो ये कितने हैं? यानी 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 जो है वो आपके संयुक्त स्वर हो गए, और 4 है वो आपके क्या हो गए? 4 मतलब नासिक्य हो गए। टोटल 33 हो गए और स्वर हो गए 11, टोटल 44 हो जाते हैं। इस प्रकार होते हैं। आगे देखिए, हिंदी वर्णमाला में घोष वर्ण कितने हैं? घोष वर्ण कितने हैं? 33 है, 31 है, 36 है, 44 है, कितने हैं? और घोष वर्णों की संख्या है आपके कितनी है? घोष वर्णों की संख्या है आपके 31। कितनी है? 31 है। तो घोष वर्णों की संख्या 31 है। टोटल वर्ण है वर्णमाला में वैसे टोटल अक्षर तो 44 होते हैं, है ना? तो कितने हो गए? यानी 13 जो है वो अघोष रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं? 13 कितने रह जाते हैं? अघोष रह जाते हैं। तो अब घोष वर्ण कौन से हैं, अघोष वर्ण कौन से हैं, इसके बारे में यदि आप जानना चाहें तो वीडियो बनाया हुआ है इसका। घोष वर्ण कौन से हैं, महाप्राण ध्वनियां कौन सी है, अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी है, सबका बनाया हुआ है। अब यहाँ यदि हम करेंगे बहुत लंबा चला जाएगा ये, तो सब अच्छी तरह से बताया हुआ है, अच्छी तरह से आप वहां पर देख सकते हैं। यानी घोष तो 31 होते हैं, अघोष मैं आपको बता देता हूँ 13 होते हैं। इसी प्रकार जैसे महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियां होती है, उसमें भी थोड़ा सा फर्क होता है। उसमें 30 और 14 होते हैं, 30 और 14 होते हैं। अल्प प्राण है वो 30 होते हैं, महाप्राण है वो 14 होते हैं। आगे देखिए, विनय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विन प्लस ए, विनय प्लस ए, विनय प्लस ए, विना प्लस ए। और इसमें क्या होगा आपके? इसमें होगा विनय प्लस ए, ये 3 नंबर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विनय प्लस ए। गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गौ प्लस एसना, गो प्लस एसना, गौ प्लस एसना और गो प्लस एसना, कौन सा होगा? और गवेषणा शब्द का होगा आपके गो प्लस एसना। गो प्लस एसना नहीं, गो प्लस एसना, ये होगा 2 नंबर। देखिए गौ भी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, गवेषणा में ये होता है। आगे देखिए, किस शब्द में स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? महर्षि, यद्यपि, तदपि, तथापि। इनमें से कौन सी है जिसमें स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? और वह है यद्यपि। इसमें यण संधि आई है, यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि होता है यद्यपि। निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? आजीवन, बेवफा, एकाएक, तीनों ही। इनमें से कौन से हैं जिसमें अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? और ये तीनों ही अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। तीनों ही अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है। यानी आजीवन भी नहीं है, बेवफा भी नहीं है, एकाएक भी नहीं है, तीनों ही नहीं है। 10वां प्रश्न है आपके, पराश्रित शब्द में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब जैसे ये अधिकरण तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष है, और यहां पर अपादान तत्पुरुष हो सकता है, अपादान तत्पुरुष। अब पराश्रित जो है तो इसको हम पर आश्रित, और में पेपर आता है अधिकरण में, तो अधिकरण तत्पुरुष है। इसमें कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष है। उत्तर 2 नंबर हो जाता है। आगे देखिए, गगनचुंबी शब्द में समास कौन सा है? गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री है, द्विगु है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कौन सा समास है इसमें? यानी गगन को चुंबने वाला तत्पुरुष समास है। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से समास का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो समास है ही नहीं? सुरासुर, तिरसठ, धर्माधर्म, इकलौता, इनमें से कौन सा है जिसमें समास है ही नहीं?
और वो है आपके इकलौता। कौन सा है? इकलौता। आप भी ध्यान रखें कि साथ साथ करते जाएं। जैसे 63 में ये इसमें यानी 3 और 60 या 60 और 3, तो इसका मतलब है कि इसमें द्वंद्व समास है। सुर और असुर, इसमें भी द्वंद्व समास है। धर्म और अधर्म, इसमें भी द्वंद्व समास है। तो इनमें से इकलौता जो शब्द है इसमें उदाहरण नहीं है, समास नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? देखिए, कुफल, कुरूप, कुमार, कुसुम, इनमें से कौन सा है जिसमें उदाहरण नहीं है? और वो है आपके कुसुम। इसमें 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 4 नंबर। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? इनमें से कौन सा है जिसमें उपसर्ग लगा नहीं है? अत्यधिक, निष्प्रयोजन, सुरेश, अभ्यर्थी, इनमें से कौन सा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? और वो है सुरेश। ये संधि युक्त शब्द है, सुर प्लस ईश। कौन सा है? सुर प्लस ईश। बाकी में अत्यधिक में अति है, निष्ठ में नी है, अभ्यर्थी में अभी है, तो इसमें तो उपसर्ग है, इसमें नहीं है, सुरेश में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द बताइए। निश्चय, निरोग, निष्पाप, निमिति, इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? और वह है निमिति। कौन सा है? निमिति। बाकी में नी उपसर्ग है इनमें, लेकिन इसमें निमिति में कोई उपसर्ग नहीं है। निम्न में से ऊनता वाचक प्रत्यय का उदाहरण। ऊनता मतलब कम या अभाव। देवी, दानव, पत्रिका, रामायण पत्रिका, इनमें से कौन सा है जिसमें ऊनतावाचक यानी छोटा है? पत्रिका में। किसमें है? पत्रिका में। आदित्य शब्द, ये सारे समास भी आपके चढ़ाए हुए हैं। ऊनतावाचक समास क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, एवरीथिंग सब कुछ है वो बताया हुआ था, आप वहां से देख सकते हैं। आदित्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? यह है, ऐ है, नए है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? और इसमें है आपके कौन सा प्रत्यय है? यानी यह। कौन सा है? यह। अदिति प्लस यह। कौन सा है? अदिति प्लस ये यानी आदित्य, जिसमें यह प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विदेशी शब्द नहीं है। इनमें से ऐसा शब्द देखना है जो विदेशी शब्द नहीं है। काजू, तूफान, लोटा, बेगम। अब इनमें से जैसे काजू है, ये विदेशी है, ये फ्रांस का है। तूफान शब्द है, ये चाइना का शब्द है। बेगम शब्द है, ये तुर्की शब्द है। बेगम जो है कौन सा है? तुर्की है। लेकिन लोटा जो है ये देशज शब्द है। कौन सा है? देशज शब्द है। जैसे तेंदुआ है, ये भी देशज शब्द है। तो लोटा शब्द है वो देशज शब्द है। इनमें से ये बाकी काजू, तूफान, बेगम, ये सब क्या है? ये सारे, जैसे ये फारसी है, और ये जो तूफान शब्द है वो चाइना का है, और बेगम शब्द है वो तुर्की का है। तो इसमें लोटा शब्द उत्तर हो जाएगा उसका 3। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। उपाध्याय, ओझा, कंदुक, ग्राम, इनमें से ओझा जो शब्द है ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? कपाट, कैंची, केला, काठ, इनमें से तत्सम शब्द देखना है। और तत्सम शब्द है आपके ये 1 नंबर कपाट। कौन सा है? कपाट है। 21वां प्रश्न देखिए। जैसी करनी वैसी भरनी पद में सर्वनाम कौन सा है? जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से कौन सा है? और वह है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? जैसा वैसा, यानी इसमें कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम है। उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। इसमें जैसी वैसी आ जाता है इस सेंटेंस में, इसका मतलब संबंधवाचक है। आगे देखिए। प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक है, कौन सा है? और इसमें है आपके प्रेमचंद सर्वोत्तम कहानीकार है, गुणवाचक विशेषण है। इसमें कौन सा है? इसमें गुणवाचक विशेषण है। 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, भाववाचक कौन सा है? उदाहरण है शिशु, शेषव, शीश, शिशुकाल, इसमें से कौन सा है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? और वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है आपके शेषव। क्या है? शेषव। शिशु शब्द है ये, तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है।
कौन सी है? जातिवाचक है। तो इसमें इसका अर्थ है कि शेषव जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चयन कीजिए जिसमें कर्म नहीं है। दिनेश दिन भर सोता है, लता ने मुझे चाय पिलाई, सचिन क्रिकेट खेलता है, सुरेश खाना बनाता है। देखिए इन सभी में ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। दिन भर सोता है इसमें नहीं है। इसका मतलब 1 नंबर जो वाक्य है इसमें अकर्मक क्रिया है, बाकी में कर्मक है। जैसे लता ने मुझे चाय पिलाई, तो इसमें में भी है और ये इसमें तो डबल है। क्रिकेट खेलता है ये कर्म है, इसमें खाना बनाता है ये भी ऑब्जेक्ट है। तो इसका अर्थ है कि इसमें केवल एक ही है जिसमें केवल वर्ब है, बाकी नहीं है। 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण। 3 शब्द शक्तियां होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। उनमें से अभिधा शब्द शक्ति क्या है? शब्द शक्तियों का भी वीडियो बनाया हुआ है, यानी व्याकरण का तो लगभग जितने भी जो टॉपिक हैं उन सभी के वीडियोस बनाए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। पहला है कि इस हार के मोती कीमती है, वह हवा से बातें कर रहा है, उफ पत्ता भी नहीं हिल रहा, अरे वह तो उल्लू है। इनमें से कौन सा है जो अभिधा का है? इसका मतलब पहला जो है अभिधा का अर्थ है कि जिसमें सीधा सीधा हम अर्थ जान जाते हैं। इस हार के मोती कीमती है, सीधा सा अर्थ है। हवा से बातें करना ये लक्षणा शब्द शक्ति है। पत्ता भी नहीं हिल रहा है व्यंजना शब्द शक्ति है। अरे वह तो उल्लू है ये भी लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इसमें केवल यह है जिसमें अभिधा शब्द शक्ति है। आगे है एक प्रश्न है आपके कि चरण धरत चिंता करत भावत नींदन शोर। चरण धरत चिंता करत भावत नींदन शोर, सुब्रन को ढूंढत फिरे कवि कवि कामी अर चोर। इनमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? और इसमें शब्द शक्ति है आपके व्यंजना। कौन सी है? व्यंजना। एक हमेशा ध्यान रखना कि जहां पे श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार का जो वाक्य होता है वो लगभग व्यंजना का होता है, लगभग व्यंजना का होता है। तो इसमें अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इसमें से 3 नंबर आ गया। इसका अर्थ है कि ये व्यंजना शब्द शक्ति है। 27वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है। ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल। इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग है और वो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? प्रश्न को थोड़ा सही नहीं छपाया ये। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसमें यह छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। जैसे ज्वार, बाजरा, गेहूं, चावल, ये तीनों, ये गेहूं, बाजरा, चावल, ये तो तीनों पुल्लिंग है, लेकिन ज्वार जो है ये स्त्रीलिंग है। तो इसका अर्थ है कि इस प्रश्न को ऐसे पढ़ना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? तो इसमें ज्वार है वो पुल्लिंग नहीं है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। कवित्री, कवयित्री, कवियत्री और कवियत्री। और कवियत्री कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है कवयित्री। कैसे लिखा जाता है? इस प्रकार, कवयित्री। तो इसका मतलब है 2 नंबर जो है इसमें सही है, 2 नंबर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है कि जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, वाक्य कौन से प्रकार का है? जो विद्वान होते हैं उनका सभी आदर करते हैं, साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा वाक्य है? और यह है वाक्य है आपके मिश्र वाक्य है। कौन सा है? मिश्र वाक्य है। वाक्य कौन कौन से होते हैं, मिश्र वाक्य कैसे होते हैं, संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, इनमें क्या डिफाइन करना है, इसका भी वीडियो बनाया हुआ है। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा है जो संयुक्त वाक्य है? देखिए, मुझे विश्वास है कि आप सफल होंगे, यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है, मैंने उसे समझाया किंतु वह नहीं माना, मेरे समझाने पर भी वह नहीं माना। इनमें से कौन सा है जो संयुक्त वाक्य है? और संयुक्त वाक्य है, इसका मतलब इसमें किंतु आया हुआ है, तो किंतु आया हुआ है जिसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। 3 नंबर जो है वो संयुक्त वाक्य है। कौन सा है? 3 नंबर जो है वो संयुक्त वाक्य है। इसमें ये बाकी संयुक्त वाक्य नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। और शुद्ध वाक्य का चयन के लिए प्रश्न है कि मौर्य काल के दिनों में इतना जाति द्वेष नहीं था, सीता दही जमा रही है, उसका ससुराल नागौर में है, और
शराब पीना बुरी आदत है। इनमें से शुद्ध वाक्य देखना है। मौर्य काल के दिनों में इतना जाति द्वेष नहीं था। सीता दही जमा रही है, उसका ससुराल नागौर में है। शराब पीना बुरी आदत है। इनमें से कौन सा है जो यानी शुद्ध वाक्य है? देखिए, मौर्य काल के दिनों में, यहां पर तो गलत हो गया ना, मौर्य काल में ही हो जाता है, इतना ही, दिनों की कोई जरूरत नहीं है। सीता दही जमा रही है, यानी दही नहीं जमाया जाता, दूध जमाया जाता है। दूध जमा रही, उसका ससुराल नहीं, उसकी ससुराल होता है। और शराब पीना बुरी आदत है, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 4 नंबर जो है वो उत्तर सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इस प्रकार ध्यान रखना। इसमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। जज ने उसे मृत्युदंड दिया, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, आपका कमीज फट गया है, यह एकांकी बहुत अच्छा है। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? और इनमें से थोड़ा सा अशुद्ध है वो वाक्य है आपके लिए, आपका कमीज नहीं होता, आपकी कमीज होता है। आपकी कमीज फट गई, आपकी कमीज फट गई है। कमीज जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां पर 3 नंबर होगा। अचल और अचला का सही अर्थ क्या है? अचल और अचला का, पर्वत पृथ्वी, पृथ्वी पर्वत, क्षेत्र बिजली और गहरा पर्वत। अचल पर्वत को कहते हैं, अचला पृथ्वी को कहते हैं। 1 नंबर है वो, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौवा का पर्यायवाची है? वायस, पिशुन, काक, कीर। इनमें से कौन सा है जो कौवा का पर्यायवाची नहीं है? और कौवा का पर्यायवाची नहीं है कीर। 4 नंबर। कीर तोता का पर्यायवाची शब्द होता है, जिसमें 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरसिज, मनसिज, इंदिवर, उत्पल। और इनमें से कौन सा है जो इसका पर्यायवाची नहीं है? और वो है 2 नंबर। मनसिज जो होता है वो कामदेव का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कामदेव का। बाकी सभी सरसिज, इंदिवर, उत्पल ये सभी कमल के हैं, लेकिन मनसिज जो शब्द है ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? व्यर्थ की बात कहना, कभी कभी दिखाई देना, स्पष्ट दिखाई देना, कभी भी दिखाई ना देना। और इसमें क्या होगा? कभी भी दिखाई ना देना। 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा है, रूपक है, यमक है, उत्प्रेक्षा है। सरिस जो शब्द है वाचक शब्द उपमा में आता है, तो इसका मतलब इसका अलंकार कौन सा हो गया? उपमा हो गया। कौन सा हो गया? उपमा हो गया। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरो होय। रेखांकित पद में यानी बढ़े अंधेरो होय जो है ना, ये इसमें कौन सा अलंकार है? यमक है, उपमा है, श्लेष है, उत्प्रेक्षा है। इसमें श्लेष अलंकार होता है। कैसे है श्लेष? जैसे बड़े हो, बड़ा, बड़े जो शब्द है इसका अर्थ एक तो बड़ा होना होता है और एक बुझना भी होता है। दोनों का एक ही अर्थ है, बड़ा होना या बुझना। तो इसका मतलब श्लेष अलंकार है। और इसमें कौन सा अलंकार हो गया? श्लेष अलंकार हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तरणी तनुजा तट तमाल तरवोर बहुछाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। इसमें जैसे अनुप्रास अलंकार है वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास के भी अलंकार का अलग से वीडियो है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अलंकार में एक तो होता है छेकानुप्रास, जिसमें एक शब्द, किसी शब्द का या किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार होती है। यानी जैसे तय एक बार आया और यहां तय आ गया, उसके बाद में तय नहीं आता, तो इसका मतलब यहाँ छेकानुप्रास होता है। वृत्यानुप्रास का वहां होता है जहां पर एक ही वर्ण 2 से अधिक बार आ जाता है, तो वहां पर वृत्यानुप्रास हो जाता है। श्रुतियों के आधार पर जहां आता है, श्रुतियों जैसे मान लो कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, इन सब के बारे में बताया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और एक अंत्यानुप्रास और होता है। कौन सा वाला होता है? अंत्यानुप्रास। और अंत्यानुप्रास में क्या होता है कि जहां पर भी किसी काव्यांश में अंतिम जो ध्वनि मिलती है, अंतिम जो तुक मिलती है, जैसे बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जैसे कहानी जो शब्द है, कहानी, रानी, इसका मतलब इसमें तुक मिल रही है, तो यहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न है, बलिहारी नृपकूप की गुणबीन बूंदन दे, अनुप्रास,
यमक, श्लेष, उपमा, इनमें से कौन सा है? और इसमें है 3। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन, गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब एक तो गुण होते ही है और एक गुण का अर्थ रस्सी भी होता है। यानी नृप और कूप, राजा और जो कुआ होता है वो गुण के बिना किसी को बूंद भी नहीं देते। कहने का अर्थ है कि राजा यदि गुणवान व्यक्ति होगा तो उसे सम्मानित करेगा, कुआ भी जिसके पास रस्सी नहीं है तो वो रस्सी के बिना कुएं में क्या कर सकता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न छांटे गए हैं और अगला जो तीसरा पेपर है उसका वीडियो जस्ट आने वाला है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके चैनल पर, आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।